आज की किताब अनुनाद है। अरुण खोपकर के 14 निबंधों का संग्रह, मराठी से जिनका अनुवाद निशिकांत ठकार ने किया है। अनुनाद के बारे में अरुण खोपकर का जो अपना वक्तव्य है वो यह है कि सिनेमा के बारे में लगातार सुनाई देने वाली एक टिप्पणी है, सिनेमा एक दृश्य कला है। इस टिप्पणी में एक अर्धसत्य छिपा है, वो है सिनेमा में ध्वनि के महत्व को लेकर होने वाला अज्ञान और उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाली तुच्छता का भाव। ध्वनि से होने वाले मेरे प्यार के कारण जब मैं इस तरह की टिप्पणियां सुनता या पढ़ता हूं तब मुझे बुरा लगता है। दो टुक शब्दों में कहना हो तो कहूंगा कि सिनेमा का दृश्य जो साफ साफ दिखाई देता है उसमें एक तरह का नंगापन होता है। चलचित्र को पढ़ने के लिए भी तो सीखना पड़ता है, लेकिन सिनेमा के श्रेय का शेष हिस्सा तो दृश्य को ही मिल जाता है। उसी की तारीफ होती है, अभिनय को नवाजा जाता है। ध्वनि इन सब बातों को सिने थिएटर के कोने कोने में चुपचाप सुनती जाती है। उसे आदत नहीं होती पर्दे के आगे आकर खुशामद करने की। तारीफ की दो चार बातें की जाती तो वे आमतौर पर संगीत के बारे में होती हैं। अन्य ध्वनियों के बारे में कोई चूं तक नहीं करता। ध्वनि के विविध पोतों के खुरदरे खड़खड़ाते नाद से लेकर तो झीने झीने नादों तक कई स्तर होते हैं। कुछ दीर्घ समय तक सुनाई देते हैं तो कुछ की आयु अल्पजीवी कीटकों की तरह क्षण मात्र की होती है। ध्वनि के स्तरों को खोलते खोलते वह बधिष्णु चंद्र की तरह नग्नता की विविध कलाओं में प्रतीत होता है। हर एक स्वरूप में आपकी कल्पना का आह्वान करता हुआ पूर्ण चंद्र की कल्पना रम्य नग्नता तक पहुंच जाता है। शायद ही कभी नंगा बुच्चा लगता है। सिनेमा पर कुल मिलाकर जो भी लिखा जाता है, विशेष रूप से समाचार पत्रों में चित्र और छाया चित्र के बारे में जितना लिखा जाता है उसकी स्वल्पांश मात्रा में भी ध्वनि के बारे में नहीं लिखा जाता। इसलिए शब्द और शब्द चित्र के बाद ध्वनि महात्म का यथासांग पारायण करना जरूरी हो गया है। अनुनाद के तीसरे खंड का आरंभ प्रदीर्घ पोथीनुमा ध्वनि महात्म से किया है। अनुनाद को पढ़ना दरअसल सिनेमा, कला, साहित्य, उनके अतीत और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की छवियों को देखने के लिए मुझे लगता है वो एक ऐसा गलियारा है जिसमें आप जब चाहे तब अतीत में जा सकते हैं, अपने वर्तमान को देख सकते हैं और जाहिर है कि उस वर्तमान में उस अतीत को मिलाते हुए हम अपने भविष्य की छवियां भी देख सकते हैं। अरुण खोपकर के ये निबंध अनुसंधान के लिहाज से, अभिव्यक्ति के लिहाज से बहुत गहराई तक समझाने वाले निबंध मालूम होते हैं। इनकी खूबी यह है कि इसको आप कहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप जितनी बार पढ़ते हैं आप सचमुच उसमें एक नया अर्थ खोज पाते हैं। ध्वनि महात्मा में एक हिस्सा हिचकॉक और उनके कीनावर परिंदे के नाम से है, जो 1963 में आई हिचकॉक की बड़ी मशहूर फिल्म द बर्ड्स में ध्वनि प्रयोगों और जो मौलिक किस्म के प्रयोग हैं उनकी मीमांसा है। हिचकॉक और उनके कीनावर परिंदे, बर्ड्स, 1963। आदमी और परिंदों के बीच जुग जुग से चले आ रहे संघर्ष को मैंने एक नया रूप दे दिया है। यहां आदमी पिंजड़े में है और परिंदे बाहर हैं। फ्रांसवा ट्रूफा से एक साक्षात्कार के दौरान अल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा, किसी सिने दृश्य को रोमांटिक टच देने के लिए पंछियों की मधुर चहचहाहट को पार्श्व ध्वनि में प्रयुक्त करना सिनेमा का बेहद घिसा हुआ सिक्का है। लेकिन सिर्फ परिंदों की आवाजों को विविध रूपों में प्रयोग करके बिना किसी अन्य पार्श्व संगीत के मुंह से शब्द निकालना भी मुश्किल हो, ऐसे कमाल के डर की अभिव्यक्ति करना तो बस बहुत महान प्रतिभावान कलाकार के लिए संभव है। हिचकॉक निर्देशित 1963 की फिल्म द बर्ड्स में यह चमत्कार संभव हुआ है।
परिंदों की दृश्य बंधित और दृश्य मुक्त दोनों तरह की आवाजों के प्रतिभापूर्ण प्रयोग से पूरी फिल्म की ध्वनि उत्पन्न की गई है। कथावस्तु की धारा में जरूर कुछ अन्य ध्वनियां भी आ जाती हैं, लेकिन इन सब ध्वनियों की मलिका है परिंदों की आवाज। सिनेमा की कथावस्तु है, पात्र हैं, घटनाएं हैं, लेकिन इस सिनेमा प्रधान विषय और आशय है हर एक मनुष्य के मन में छिपा हुआ अज्ञात का डर। डर की ही प्रधान भूमिका की यह एक रूपक कथा है। द बर्ड्स सिनेमा में पक्षी मनुष्यों के विरोध में एकजुट हो जाते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना मनुष्यों पर हमले करके उनकी आंखें फोड़ डालते हैं, उनके गले फाड़ते हैं, उनके दिमाग में चोंचें घुसाकर उन्हें मार डालते हैं। यही इस सिनेमा की कथा वस्तु का सार है। उनके बर्ताव में सहसा होने वाले इस परिवर्तन का कोई कारण निर्देशक नहीं बताता। इस घटना पर कार्यकारण का कोई नियम लागू नहीं होता। सिनेमा की घटनाएं बोडेगा बे नाम के एक छोटे से गांव में घटती हैं। ये गांव इतना साधारण है कि यहां कभी कुछ अनहोनी हो सकती है ऐसा नहीं लगता। इन अनहोनी घटनाओं का आरंभ तब से होने लगता है जब मोटर बोट से जा रही नायिका पर सिर्फ एक गंगा चिड़ी यानी सीगल नामक सामुद्रिक परिंदा हमला करता है। गांव का कारोबार हस्ब मामूल चल रहा था कि हमले करने वाले पंछियों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हमलावर पंछी अपनी क्रूरता के लिए मशहूर गरुड़ या बाज जैसे न होकर रोजमर्रा के पहचाने गोरैया जैसे पंछी थे। वैश्वी परिंदों ने हमला किया तो हम उनका स्वभाव धर्म मानकर कुछ ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन घर की मुर्गियां, पेड़ों की गौरैया जैसे अन्यथा मासूम लगने वाले गरीब बेचारी चिड़ियां जब अपना यह रूप छोड़कर क्रूर और वहशी बन जाती हैं, तब जो डर लगता है वो ज्यादा खतरनाक और चुभने वाला होता है। हमले में हिस्सा लेने वाले परिंदों की क्रूरता, उनकी तादाद, उनकी एकजुट होकर काम करने की क्षमता और धीरे धीरे गांव के विविध भागों पर, विविध समूहों पर होने वाले हमलों का क्रूर नाट्य हिचकॉक आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कोई विलंबित बंदिश चैन से पेश की जा रही हो। अध्यापन के दौरान मैंने सिनेमा के कई दृश्यों को निर्देशन कौशल्य के उदाहरण के रूप में छात्रों को दिखाया है। इनको खोजने के लिए मैंने इस सिनेमा को एकाधिक बार देखा है, फिर भी उनका जादू उतर नहीं रहा था। संगीतकार की अपने जीवन की बरसों मेहनत से बनाई संगीत रचना अथवा जीवन के कुछ हिस्से की बाजी लगाकर लिखी गई किसी साहित्यकार की साहित्य कृति हम पर होने वाले असर की घनता हर ग्रहण के साथ बढ़ती ही जाती है। जैसा कि रोला बार्थ ने कहा है, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ने वाला हर बार नई पुस्तक पढ़ता रहता है। नित्य नई पुस्तकें पढ़ने वाला एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ता रहता है। सिनेमा के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। इसके बेहद प्रभावपूर्ण प्रसंगों को मैंने कभी ध्वनि के साथ और कभी बिना ध्वनि के देखा, और तब मैं बड़ी शिद्दत से समझ पाया कि इस सिनेमा में ध्वनि का कितना महत्व है। एक दृश्य में नायिका अपने बंद कमरे में है। लकड़ी की दीवार पर कांच पर चोंचे मारने वाले, नाखून से खुरचने वाले, उड़ान भर कर टकराने वाले और तरह तरह से हमला करने वाले पंछी हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। उनके हमलों की मौत का खौफ खाई नायिका के इस दृश्य के अभिनय को निर्देशित करते हुए हिचकॉक के सामने कैमरे में कौन से बिंदु पर कितनी तीव्रता का हमला होगा, इसका ढांचा इतना पक्का था कि जब मैंने इस दृश्य को ध्वनि के बिना देखा, तब वह ध्वनि कहां से आती होगी, उसका पोत क्या होगा, वह कितनी छोटी या बड़ी होगी, इसको कुछ मात्रा में समझ सका। लेकिन उसी दृश्य को जब ध्वनि के साथ सुना, तब पता चला कि इस महान निर्देशक ने अपने कौशल से दर्शकों को कैसे चकमा दिया है। हिचकॉक ने जब इस दृश्य का चित्रीकरण किया, तब इसका ध्वनि फीता तैयार नहीं था। उन्होंने सेट पर एक ड्रमर को बैठा दिया और उसके सामने एक माइक रखा था। हिचकॉक ड्रमर को इशारा करते और नायिका उस ध्वनि की प्रतिक्रिया करते हुए दृश्य को साकार करती थी। ट्रूफो को दिए साक्षात्कार में हिचकॉक ने ही यह बता दिया है। निर्देशक ने परिंदों के हमलों की मुख्य कथा वस्तु में विविध पात्रों को लाकर इसी तरह की लुका छिपी का खेल किया है।
परिंदों के हमले कब होंगे इसकी राह देखने वाले धीरजों को अधीर बनाने की बेहतर शक्ति हिचकॉक के अन्य सिनेमा में भी दिखाई देती है। उसकी प्रकर्षपूर्ण प्रतीति इस सिनेमा में हुई है। मूक चीख के बारे में पहले बात हो चुकी है। उसका बेहतरीन उदाहरण बर्ड्स में मिलता है। इस मूक चीख से हम जैसे दहल उठते हैं, वैसे दहला देने वाला सिनेमा 10 दशकों में भी नहीं बनता। इस धक्के की अभिव्यक्ति अतिशयोक्ति से नहीं तो अल्पोक्ति या उनोक्ति या बिना उक्ति से की जाती है। घर की मुर्गियां सहसा हमलावर हो रही हैं। यह देखकर नायक की मां परेशान होकर अपने पड़ोसी को भी क्या ऐसा ही अनुभव आया है, इस बात को पूछने के लिए उसके घर जाती हैं। थपथपाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वो दरवाजे को धकेलती हैं। दरवाजा खुला देखकर वो पड़ोसी को ढूंढते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल हो जाती हैं। वहां उसे परिंदों से आंखें फोड़कर मार दिया गया पड़ोसी दिखाई देता है। इस खौफनाक दृश्य से दहल कर वहां से जल्द दूर जाए, इसलिए वो चीखने की कोशिश करते हुए घर से बाहर भाग निकलती है। परिंदों की क्रूरता से उसका खून सना, दहल जाना और डर जाना इतना बेहद होता है कि जिस क्षण हम सोचते हैं कि वो अब जोर से चीख पड़ेगी, उसी क्षण वह पूरा मुंह खोलती है, हिचकी जैसी चीखने की कोशिश करती है, लेकिन चीख नहीं निकलती। इस मूक चीख से हमारे मन पर जो असर होता है वैसा किसी हुनरमंद अभिनेत्री की चीख से नहीं होता। तूफान से पहले की खामोशी मुखर होती है, लेकिन तूफान के बाद की खामोशी कभी कभी ज्यादा मुखर हो सकती है। प्रकांड भय से शब्द और सभी मानुष ध्वनियां चूर चूर हो जाती हैं और बाकी रह जाती है न निकली हुई चीख। साइलेंट स्क्रीन की लेखिका एलिजाबेथ वाइस बर्ड सिनेमा के संदर्भ में कहती हैं, आवाज न निकलना हतबल होने की परिसीमा है। हिचकॉक अपने पात्रों को इतने प्रकांड भय तक पहुंचा देते हैं कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना उनके लिए असंभव हो जाता है। अंग्रेजी में अनस्पीकेबल या बोलने से परे इस शब्द को वे वाच्यार्थ में सच करके दिखाते हैं।